हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथन के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डिफरेंस पे बात की थी कि व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब एक अप्रोच की बात की थी। वहां पर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझा नहीं था, पर यह जरूर समझा था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंस क्या होता है एंड which languages are procedure oriented and which languages are object oriented. ओके, लेकिन यहां पर अब हम बात करते हैं कि बॉस यदि कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझना, पर मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सीक्वेंस को अगर फॉलो करेंगे ना तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था जहां पर हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और आज जो हम बात करने वाले हैं कि यदि पाइथन, जैसा मैंने आपको बताया था, पाइथन फॉलोज बोथ द अप्रोच। पाइथन प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच को भी फॉलो करता है और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को भी फॉलो करता है। तो यदि पाइथन प्रोसीजर ओरिएंटेड है या फंक्शन ओरिएंटेड है तो अभी तक हमने पाइथन में जो भी पढ़ा वो फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब इसके आगे जो पाइथन हम देखने वाले हैं वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होती है, तो ये सारी बातें हम आज के वीडियो में करने वाले हैं और आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट। यदि सपोज आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ओके टेल मी व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप सिंगल लाइन में क्या डेफिनेशन दोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। मतलब यदि आपसे पूछे, और पूछा जाएगा, मतलब पूछेगा नहीं, पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर नथिंग बट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स आर नथिंग बट कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर नथिंग बट द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, सोचने का तरीका, कि एक प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए अब आपको क्या थॉट प्रोसेस लानी है, अब आपके सोचने का तरीका क्या होगा, राइट। अभी तक हमारा सोचने का तरीका था फंक्शन ओरिएंटेड फॉर्म, लेकिन अब हमारा तरीका होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलता है कि बॉस देयर आर सम कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर नथिंग बट द कॉन्सेप्ट, एंड इफ लैंग्वेज फॉलोज दिस कॉन्सेप्ट सो वी कैन से दैट इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि आपसे इंटरव्यू में एक सिंगल लाइन डेफिनेशन पूछी जाए तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स आर नथिंग बट कॉन्सेप्ट्स, एंड इफ लैंग्वेज फॉलोज दिस कॉन्सेप्ट सो वी से दैट इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक जावा, लाइक पाइथन, लाइक C++, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करते हैं, और दैट्स व्हाई वी से दैट दीज आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसमें पाइथन को हम दोनों बोलते हैं, विच इज फंक्शन ओरिएंटेड एंड बोथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यदि अब हम ये बात करें कि यदि लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, या अगर लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स की बात करती है, तो वो कौन से कॉन्सेप्ट है, विच आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो अब वन बाय वन इन कॉन्सेप्ट को सुनना कि किन कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सेकंड एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, या जिसको हम बोलते हैं हाइडिंग, डेटा हाइडिंग, हाइडिंग, ठीक है। थर्ड इज एब्स्ट्रैक्शन, और एक्चुअली इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, ठीक। फिफ्थ विल टॉक अबाउट इनहेरिटेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, क्लास, ऑब्जेक्ट, इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज अ रिलेशन, ठीक है। देन हैज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, देन
association and then aggregation. These are the concept of object oriented programming. ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट. अगर कोई लैंग्वेज इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, जैसे हम बोलते हैं सी डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, सी में कोई इनहेरिटेंस नहीं है, वी कैन नॉट टॉक अबाउट एनी पॉलीमॉर्फिज्म, राइट. इवन आपने देखा अभी तक जितना मैंने पाइथन पढ़ाया, आपने कहीं आपने नहीं सुना होगा मैंने आपको बोला ये हाइडिंग है या ये एब्स्ट्रैक्शन है या ये इनहेरिटेंस हो रहा है. बिकॉज राइट नाउ अभी तक हम जो पाइथन पढ़ रहे थे वो पूरी तरह से फंक्शन ओरिएंटेड था, पूरी तरह से प्रोसीजर ओरिएंटेड था, राइट. लेकिन अब जो हम पाइथन देखने वाले हैं वहां पर हम सारी बातें ही इन वर्ड्स को लेके करेंगे. वी से दैट पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन. तो यदि कोई लैंग्वेज इस अप्रोच को प्रोग्रामिंग में फॉलो करती है तो हम बोलेंगे दैट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेकिन अब इस अप्रोच से प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इन अप्रोचेस को समझना पड़ेगा. यदि मैंने आपसे बोला अभी क्योंकि चलिए राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन वो शोज द पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट, तो अभी आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है. तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि आप कहीं भी अभी कोडिंग वाले पार्ट को दिमाग में ना लाएं कि सर ये होगा कैसे. अरे सब होगा. अगर लैंग्वेज वैसी बनी है तो देगी ना आपको कोडिंग करने के लिए सारे ऑप्शन, तो आप उसका टेंशन अभी नहीं लेना है. अभी केवल हमें इंटरव्यू के उस पार्ट की बात करना है जहां पर आपसे अगर पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है, तो आपको बताना पड़ेगा. अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो आपको बताना पड़ेगा. अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ रिलेशन, तो आपको बताना पड़ेगा कि इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन क्या होते हैं. तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में. ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसको हम देखते हैं, और आप देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने का सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यह है कि इसका हर कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है. आप रियल वर्ल्ड से कंपेयर करके पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो. ठीक है, और वही मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि अभी हम हर कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, राइट. तो चलिए बात करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट एंड दैट इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म. कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है. ओके, तो अब समझना. देखिए इस वर्ड को अगर हम देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब होता है टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग. टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग, एक ही चीज से मल्टीपल चीजों को अचीव करना. टू अचीव मोर थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग. सिंपल डेफिनेशन में बोले हम मल्टीपल चीजों को अचीव करना किसी एक से. टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग, दैट इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म, राइट. अब आप देखो ये जो वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म, इसकी स्टार्टिंग के अगर 4 वर्ड को आप देखो पॉली, सो देर आर सो मेनी वर्ड जो हमने पॉली से शुरू होते हुए देखे हैं. पॉलीथिन, पॉलीगॉन, पॉलीटेक्निक, है ना. एक कॉलेज होता है जिसको बोलते हैं पॉलीटेक्निक कॉलेज. तो आपको पता है क्यों बोलते हैं, है ना. जनरली जिस कॉलेज में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है उसको बोलते हैं पॉलीटेक्निक कॉलेज. व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीटेक्निक कॉलेज. पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज एक ही प्लेस पर हैं. टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग, मतलब एक जगह अगर आप पहुंच जाओगे तो यू विल फाइंड ऑल द ऑप्शन. ठीक है, तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पॉलीटेक्निक. तो पॉलीमॉर्फिज्म का भी यही मतलब होता है कि एक ही टास्क से मल्टीपल चीजों को अचीव करना, एंड दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, राइट. तो रियल वर्ल्ड में आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे. जैसे अगर अपन बोलते हैं मोबाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. वी कैन से दैट कि मोबाइल से आप कॉलिंग भी कर रहे हैं, मोबाइल पे आप इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल में आप कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स. जो आप तो मोबाइल ही आपका पूरा आधा लैपटॉप हो चुका है, राइट. तो अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म, राइट. ये तो अब हमने रियल वर्ल्ड की सेंस में पढ़ा, लेकिन इसी को थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है इंटरव्यू में जब आप टेक्नोलॉजी पढ़ लोगे, ठीक है अभी आप बिगिनर हो, लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी पढ़ लोगे तो इंटरव्यूअर आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करेगा रियल वर्ल्ड की बजाय आप
टेक्निकल थोड़ा सा आंसर दें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, ओके टेल मी एनी एग्जांपल जहां आपको प्रोग्रामिंग अप्रोच में पॉलीमॉर्फिज्म दिखता है, कि प्रोग्रामिंग अप्रोच में आप कहां बोलोगे कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है, राइट? तो हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के प्रोग्रामिंग अप्रोच में दो एग्जांपल हैं। एक कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग, या जिसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। और दूसरा कहलाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक। अब इस फंक्शन ओवरलोडिंग को हम मेथड ओवरलोडिंग बोलेंगे। अब देखो, आप पहले मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फंक्शन और मेथड में डिफरेंस समझना आप। यदि मान लो मैंने ऐसा लिखा है, मतलब मैं आपको पाइथन की सेंस में समझाता हूं। यदि मान लो ऐसा लिखा मैंने, डिफाइन डिस्प्ले, ये डिस्प्ले क्या है? फंक्शन पढ़ा था भी हमने, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। लेकिन अगर मैंने अब इसी को ऐसा लिख दिया, क्लास एबीसी, सपोज बनाऊंगा अभी, डोंट वरी, क्लास एबीसी डिफाइन डिस्प्ले, है ना। अभी कोई दिमाग मत लगाना, केवल कॉन्सेप्ट समझना, राइट? और ये मैंने डिफाइन कर दिया। जब एक फंक्शन क्लास का मेंबर बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? मेथड। दैट्स इट, ये मेथड है और ये फंक्शन है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग या मेथड ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब जब आप बिना क्लास के फंक्शन बना रहे हो और उसको ओवरलोड कर रहे हो, अभी ओवरलोडिंग समझाता हूं, डोंट वरी, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगी। मेथड ओवरलोडिंग मतलब जब आप क्लास में फंक्शन बना रहे हो और उसको ओवरलोड कर रहे हो तो वो मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगी। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, सर फंक्शन और मेथड में तो डिफरेंस समझ में आ गया कि एक फंक्शन जब क्लास का मेंबर बनेगा, अभी आप देखो, अभी तक हम इसको फंक्शन क्यों बोल रहे थे? क्योंकि अभी तक हमने क्लास पढ़ी नहीं थी, तो हम फंक्शन बना रहे थे पाइथन में। लेकिन अब हम क्लास पढ़ेंगे तो हम फंक्शन को कहां रखेंगे? क्लास का मेंबर बना देंगे। तो यदि आपका फंक्शन क्लास का मेंबर बन जाएगा तो अब ये क्या बन जाएगी? मेथड। और ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि बॉस एक जैसे टास्क के लिए एक ही नाम के फंक्शन देना। बात समझ में आ रही है? एक जैसा टास्क मतलब यदि आपको लगता है कि बॉस कोई ऐसा टास्क है जो सिमिलर है लेकिन फंक्शनैलिटी अलग अलग है, मतलब टास्क सिमिलर है, जैसे सपोज मैंने आपसे बोला एरिया, है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल भी होता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी होता है। तो यहां पर आप देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको क्या बोलता है? यू कैन क्रिएट अ वन नेम फंक्शन फॉर डिफरेंट पर्पस। आप एक ही नाम का फंक्शन बनाओ, क्योंकि देखो क्या होता है, एक ह्यूमन माइंड अगर आप सोचोगे तो ह्यूमन माइंड जो है ना, वो सेम नाम को याद रखना प्रेफर करता है रादर देन एक ही चीज के लिए 10 नाम याद रखने पड़े। जैसा हम बोलते हैं, बॉस रेलवे स्टेशन पे 100 क्या खड़ी हुई है, तो आप बोलते हो ट्रेन, जबकि हर ट्रेन अलग अलग रूट पे जा रही है, लेकिन सबको जानते ट्रेन के नाम से ही है। बात समझ में आ रही है? तो अब आप सोचो ना, यदि 100 ट्रैक पे जाने वाले व्हीकल्स के 100 नाम होते, इसको ट्रेन बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, तो आप कैसे याद रखते कि भैया इंदौर से पुणे किससे जाना है? अभी कितने आसानी से बोलते हैं, ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से। ठीक है, कॉमन नाम हमेशा याद रखने में इजी होता है। तो वही अप्रोच यहां पर है कि बॉस यदि आपको लगता है कि आपको एक जैसे मल्टीपल फंक्शन बनाना है तो उनके नाम कॉमन रखो और उनको ओवरलोड कर दो। अब ओवरलोडिंग कैसे होगी वो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ा है। तो यदि मान लो मैं बोलता हूं बस एक फंक्शन मैंने बनाया एरिया के नाम से, जिसको मैंने एक पैरामीटर दे दिया r फॉर रेडियस, और एक फंक्शन मैंने बना दिया एरिया के नाम से जिसको मैंने 2 पैरामीटर दे दिए l एंड b फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये दोनों फंक्शन में कॉमन क्या है? इनके नाम, इनके नाम। तो यूजर को नाम तो एक ही याद रखना ना, जबकि सी में ऐसा नहीं होता था। जो प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच थी वहां पर आप एक नाम के 2 फंक्शन एक ही प्रोग्राम में नहीं बना सकते। सी में आप कभी नहीं देखोगे कि आपको एक ही नाम के फंक्शन मल्टीपल डेफिनेशन के साथ मिले हैं। लेकिन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इट इज पॉसिबल दैट यू क्रिएट मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। आप इसको फंक्शन भी बना सकते हो, आप इसको मेथड भी बना सकते हो, दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। और अभी हम पाइथन में ही देखेंगे देयर आर ह्यूज फंक्शन जो ओवरलोडेड है, जिनके नाम सेम है लेकिन पैरामीटर अलग अलग है। पैरामीटर समझ लो ना ये। तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। सिमिलरली ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब क्या? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये है कि एक ही ऑपरेटर यदि मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, इफ अ सिंगल ऑपरेटर कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क। जैसे हम बोलते हैं
ये जो प्लस है, ये जो प्लस ऑपरेटर है, ये प्लस ऑपरेटर क्या करता है? तो आप बोलोगे सर एडिशन करता है। इट इज यूज फॉर एडिशन, कि जब भी आप प्लस को यूज करोगे ये एडिशन करता है, राइट। लेकिन यदि जैसे इसको बोलते हैं एडिशन, 20 + 10, दिस इज कॉल्ड एडिशन, ओके। लेकिन यही प्लस ऑपरेटर को यूज करके अगर मैं दो स्ट्रिंग को कॉन्केट भी कर दूं, जबकि दोनों अलग अलग अप्रोच है, एडिशन अलग होता है, कॉन्केटिनेशन अलग होता है। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है मर्जिंग ऑफ टू डेटा। तो कभी भी स्ट्रिंग कॉन्केट होती है और नंबर ऐड होते हैं। तो यदि एक ही ऑपरेटर आपके लिए दोनों काम कर रहा है, ये एडिशन भी कर रहा है और ये कॉन्केटिनेशन भी कर रहा है, ऑपरेटर सिंगल है। अब आपको दो ऑपरेटर नहीं याद रखना है कि एडिशन का अलग, कॉन्केटिनेशन का अलग, जबकि देखा जाए तो दोनों डिफरेंट ऑपरेशन है, लेकिन सिमिलर ये है कि ठीक है चीजें ऐड हो रही हैं, जुड़ रही हैं, लेकिन ये एडिशन कहलाता है। और जब दो स्ट्रिंग जुड़ती हैं तो इसको कॉन्केटिनेशन कहा जाता है। और यदि आप एक ऐसे ऑपरेटर की बात कर रहे हैं जो आपके लिए एडिशन और कॉन्केटिनेशन दोनों कर सकता है, तो हम बोलेंगे ये कैसा ऑपरेटर है? ओवरलोडेड। दिस इज ओवरलोडेड ऑपरेटर। जैसे सी में अ प्लस इज ओनली परफॉर्म एडिशन, बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी कैन यूज दिस प्लस ऑपरेटर फॉर बोथ एडिशन एंड कॉन्केटिनेशन। और अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो इससे ऐसा करवा भी सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये प्लस अगर कॉन्केटिनेशन नहीं करेगा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में आपके पास ये पावर होता है कि आप उस ऑपरेटर से वो टास्क करवा सकते हैं। वी कैन ओवरलोड दिस ऑपरेटर। अभी आप देखना, जब मैं प्रोग्रामिंग पे आऊंगा तो बहुत सारे ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे। इन पाइथन वी ओवरलोड मल्टीपल ऑपरेटर। तो ओवरलोडिंग समझ में आ रही है आपको कि टू अचीव मोर देन वन थिंग, ये टेक्निकली बात करी हमने। और रियल लाइफ एग्जांपल, मैंने अभी आपको बोला रियल लाइफ एग्जांपल में क्या भाई, देयर आर सो मेनी एग्जांपल। अरे एक ही टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, समझ में आई बात। टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग। अभी आप मुझसे पाइथन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप मेरे डेटा स्ट्रक्चर की व्यूज लेक्चर भी देख सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके लिए मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहा हूं। टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम अ सिंगल थिंग, आप एक ही व्यक्ति, एक ही टीचर से, एक ही फैकल्टी से मल्टीपल सब्जेक्ट का नॉलेज ले रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट ओवरलोडिंग। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो पॉलीमॉर्फिज्म इज व्हाट टू अचीव मोर देन वन थिंग फ्रॉम सिंगल थिंग। एंड एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स तो मैंने आपको बताया, बट ट्राई टू मेक सम टेक्निकल एग्जांपल्स इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगर आप ये एग्जांपल देंगे ना, फंक्शन ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ऐसा ठक से लगेगा दिमाग पे उसके, हाँ ये दिया कॉन्सेप्ट। वो यही चाहता है कि आप टेक्निकली ज़्यादा बात करें, क्योंकि वहां पर आपको टेक्निकल काम करना है। तो वो इंटरव्यूअर भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप एग्जाम्पल थोड़ा सा टेक्निकल दें। तो इसीलिए कोशिश करें समझने के लिए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बेस्ट है। अगर वो इंटरव्यू में पूछता है आपसे, ओके टेल मी सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल, तो आप बिल्कुल बताएं, बट अपनी तरफ से जब एग्जांपल कोट करें तो हमेशा टेक्निकल बात करें कि सर फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एज अ बिगिनर वो खुश हो जाएगा, मतलब वो बिगिनर नहीं है, वो आपसे ये आंसर सुन के खुश हो जाएगा कि यस दिस इज द पर्सन वो आई नीड। आई भाई बात समझ में? तो पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर है, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, अब हम आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, जहां पर अब हम बात करते हैं। सुनना ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट को बेटा समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इंटरव्यू, एग्जाम, प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब जगह काम में आने वाले हैं पाइथन में। ठीक, सेकंड हम बात करते हैं, आप समझना, इनकैप्सुलेशन। लेकिन इनकैप्सुलेशन, अब आप बोलोगे सर आपने लिखा तो कुछ और था, राइट। एक्चुअली इनकैप्सुलेशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, इनकैप्सुलेशन, इसको मैं थोड़ा सा इनकैप्सुलेशन इज इक्वल टू डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। ये डेफिनेशन होती है इनकैप्सुलेशन की। तो इसमें हम तीनों चीजें कवर कर लेंगे। इनकैप्सुलेशन मींस डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। ये मतलब यदि आपने इनकैप्सुलेशन बोला है, मतलब आप डेटा हाइडिंग की भी बात कर रहे हो और आप एब्स्ट्रैक्शन की भी बात कर रहे हो। इनकैप्सुलेशन मींस डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो, आप अगर इसको भी आप देखें तो इसमें एक ऐसा वर्ड है जो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है ना, सी दिस वन।
कैप्सूल। और कैप्सूल पूरी तरह से डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन की बात करता है। ये बात अलग है कि भी आपको पता नहीं है कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, बट आई टेल यू दैट, बताता हूं मैं आपको। लेकिन कैप्सूल सुना है ना आपने, हम बोलते हैं डॉक्टर कैप्सूल देता है, डॉक्टर ने आपको कैप्सूल दी है, राइट। कैप्सूल मतलब एनीथिंग विच इज हाइडेड, हर वो चीज जिसका मेन कंटेंट हाइडेड है। कभी आपने कैप्सूल देखी हो तो कैप्सूल में क्या होता है आप मुझे बताएं, जो ऊपर का रैपर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है या जो अंदर डेटा है वो इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली बात, आप बोलोगे सर डेटा इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट कैप्सुलेशन मीनिंग। इंपॉर्टेंट कंटेंट इज ऑलवेज बी रिप्रेजेंट इन हाइडेड फॉर्म में, मतलब यूजर को उतना ही दो जितना उसके काम का है। और यही अप्रोच है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, विच इज द बेस्ट अप्रोच जो मैं आपसे बोलता हूं। देखो आप, यदि आपने एक एग्जांपल समझना, आपको समझ में आ जाएगा डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। यदि मान लो, आपको याद है शुरुआत में हमने पढ़ा था कि पाइथन दो फाइल क्रिएट करता है, .py और .pyc। .py में क्या है? सोर्स कोड। .pyc क्या है? बाइट कोड। आउटपुट देखने के लिए कौन सी फाइल की जरूरत है? .pyc। तो यूजर को बच्चे .pyc दे दो ना, सोर्स कोड क्यों दे रहे हैं हम? वही तो हाइड करना है, उसी में तो इंपॉर्टेंट डेटा लिखा हुआ है। तो आपने अगर pyc फाइल दे दी यूजर को, तो वो केवल आपके प्रोग्राम का आउटपुट देख लेगा, लेकिन कभी समझ नहीं पाएगा कि कोडिंग कैसे लिखी गई है, राइट। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग समझना, यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। किसी भी डेटा को एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग समझ में आ रहा है? मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हम क्या बोलेंगे? यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन का मतलब, यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। रियल वर्ल्ड में आप डेली कम से कम ऐसे हजारों कॉन्सेप्ट, चीजों को यूज करते हैं जिनकी बैकग्राउंड डिटेल आपको नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? मतलब जब आप उनको यूज करते हैं तो बीइंग अ यूजर आपको कभी जरूरत भी नहीं पड़ती है कि आपको उसकी बैकग्राउंड डिटेल में जाना पड़े। आप अगर एटीएम जाते हैं तो आपका काम क्या है? एटीएम पे आपने कार्ड लगाया, आपने पिन नंबर दिया, सेविंग करंट अकाउंट सिलेक्ट किया, पैसा निकाला, वापिस आ गए। अब आपने वहां दिमाग लगाया क्योंकि एटीएम में प्रोग्रामिंग कैसे हुई है, ये एटीएम का कंप्यूटर कैसे चल रहा है, इसके पीछे कौन सा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, जावा है या पाइथन है या PHP है या .NET है। हमने कोई दिमाग नहीं लगाया क्योंकि वो आपका कप ऑफ टी भी नहीं है, आप सोचोगे भी नहीं। यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल, राइट। यदि मान लो मैंने ये वॉच पहनी हुई है, समवन आस्क मी सर टाइम क्या हो रहा है, तो मैं बोलूंगा दिस 11:20। अब मैं यहां पर अगर ये सोचूं कि यार ये घड़ी कैसे चल रही है, इसके पीछे कौन सा सेल है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये कैसे काम कर रहा है, इतने थोड़ी जाना है। अरे भैया किसी ने टाइम पूछा, हाथ देखो टाइम बता दो। यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। यही आप सोचिए ना, रियल वर्ल्ड में आप सोचिए ना, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक एग्जांपल, आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, आप उसको यूज कर रहे हैं। दैट यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। आपको क्या पता मेरा डिग्री क्या है या आपका मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? कितने लोगों को पता है? नो वन। लेकिन फिर भी आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यूज द थिंग विदाउट। अब आप बोलोगे सर मुझे क्या करना है, आपकी डिग्री क्या है इससे मुझे क्या मतलब है, मुझे तो अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझना है, पाइथन समझना है। दैट्स इट। यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। बार बार समझना। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग समझ में आया? हाइडिंग का मतलब यह होता है इंपॉर्टेंट डेटा को प्राइवेटली रिप्रेजेंट करना। दैट इज व्हाट हाइडिंग। जैसे मैंने आपको बोला ना, और इंपॉर्टेंट हमेशा डेटा ही होता है, इंपॉर्टेंट हमेशा डेटा होता है, और डेटा को हाइड करना। देखो एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, समझ में आया आपको? और हाइडिंग का मतलब है बॉस कि आप अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, यदि आप कोई फंक्शन बना रहे हैं यूजर को देने के लिए, तो उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी यूजर को नहीं देना है, केवल उसको यूज करने के लिए फंक्शन देना है। मैंने उसके पीछे क्या कोड लिखा है, उस कोड में मैंने कौन सा डेटा यूज किया है, दैट एवरीथिंग इज हाइडेड।
हर चीज जो यूजर को नहीं शो करनी है, जो एज ए डेवलपर केवल आपको पता है। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं, रियल वर्ल्ड अप्रोच से समझने की कोशिश करो। यदि एक कंपनी ने नई गाड़ी बनाई है, सपोज एक कंपनी नई कार लेके आ रही है जिसमें उसने बोला है कि सर हम नए फंक्शन ला रहे हैं, दिस आर द 10 न्यू फीचर, दिस आर द 10 न्यू फंक्शन इन आर कार, तो मुझे आपको फंक्शन बताना है, फंक्शन कैसे बने हैं वो नहीं बताना है। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करोगे, फंक्शन की फंक्शनैलिटी हाइड करोगे और मुझे केवल फंक्शन के नाम बताओगे, और मैं क्या करूंगा, बिना बैकग्राउंड की डिटेल जाने उसको यूज करूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं कि आपने वो फंक्शन कैसे बनाए हैं। मेन कंटेंट ऑलवेज बी हाइडेड, राइट? समझ में आई बात? अब डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन, इन दोनों का एग्जांपल क्या होता है, इनकैप्सुलेशन। देखिए ना अब क्या होता है, एक समझना, आप एक और एग्जांपल में देता हूं, शायद आपको इससे लास्टली समझ में आ जाए। भगवान न करे कभी हम बीमार पड़े, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो हम डॉक्टर के पास गए। मान लो मुझे सर्दी खांसी हो रही है, वायरल हो रहा है, तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से जाके मैंने क्या बोला, सर ये प्रॉब्लम है। ओके, उन्होंने क्या किया, प्रिस्क्रिप्शन दिया, मेडिसिन लिख के दी। सुनना ध्यान से, उन्होंने मेडिसिन लिख के दी। अब आप मेरे को बताएं, इस अप्रोच को आप में से कितने लोग फॉलो करते हैं, जो मैं अभी बोल रहा हूं। जब डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी, फिर आप घर पे गए, फिर घर पे जाके आपने क्या किया, उस पूरी मेडिसिन को गूगल किया। गूगल करने के बाद आपने देखा, अच्छा कौन सी मेडिसिन दी है, ये कौन सी कंपनी की है, इसमें कौन सा कंटेंट है, कौन सा कंटेंट कितना है, कितनी क्वांटिटी में है। आपने पूरी रिसर्च करी 6-7 घंटे हर मेडिसिन की। उसके बाद मेडिकल स्टोर पे जाके आपने बोला, अच्छा ठीक है मेडिसिन दे दो। कौन करता है ऐसा? मैं तो नहीं करता हूं, आप भी नहीं करते हैं, राइट? हम क्या करते हैं, इसीलिए तो डॉक्टर को सेकंड गॉड बोलते हैं। उन्होंने जो लिखा, हम सीधे साइड में जो मेडिकल स्टोर होगी वहां जाएंगे, मेडिसिन परचेस करेंगे, घर आएंगे, खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। हमें कोई मतलब नहीं उन्होंने क्या दवाई लिख के दी है। आप सोचिए, एक छोटी सी चीज को खाने में भी 10 बार सोचते हैं इसमें क्या कंटेंट है, चाय में ये डाली कि नहीं, शक्कर डाला कि नहीं, ये डाला। लेकिन डॉक्टर आपको जो मेडिसिन लिख के दे रहा है, आप बिना उसकी डिटेल जाने, बिना उसको यूज कर रहे हैं। दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन। और यही इनकैप्सुलेशन कहलाता है कि डॉक्टर डेटा हाइड करके दे रहा है और आप उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे यूज कर रहे हो। आपको नहीं पता उस कैप्सूल में क्या है, दैट इज हाइडेड। इंपॉर्टेंट कंटेंट इज ऑलवेज बी हाइडेड। और अब क्वेश्चन है, सर अगर इस चीज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में अचीव करना है तो हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। यही क्लास बनाते हैं कि टू अचीव डेटा हाइडिंग हम बनाते हैं क्लास। ठीक है, हम एक क्लास बनाएंगे। ओके, मान लो एक क्लास बनी, क्लास का नाम मैंने रख दिया सपोज कार, ये कार। अब इस क्लास कार में क्या होंगे, क्लास कार में फंक्शन होंगे। फंक्शन होंगे, मान लो ड्राइव 1 के फंक्शन, मतलब जो जो फंक्शनैलिटी, जैसे मान लो मैंने क्लास बनाई है, चलो और सिंपल समझो, एक क्लास मैंने बनाई है। क्लास में क्या, क्लास का नाम क्या रखा, एटीएम। अब इस एटीएम क्लास में क्या होंगे, सेविंग नाम का मेथड होगी। ठीक है, इसमें एक मेथड रखेंगे सेविंग, इसमें एक मेथड रखेंगे करंट। मतलब जो जो फंक्शनैलिटी आपको एटीएम पे मिल रही है, सेविंग, करंट अकाउंट, पिन चेंज, बिलिंग, ठीक है, जो विड्रॉल, डिपॉजिट, जो फैसिलिटी आपको मिल रही है, मैं सबके लिए सेविंग डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन मैंने बना दिया सपोज, विड्रॉल नाम का एक फंक्शन मैंने बना दिया सपोज, सेविंग का, करंट का, अभी स्पेस कम है इसलिए मैं हटा रहा हूं उसको, डिपॉजिट, विड्रॉल। ठीक है, अब ये जो फंक्शन आपने बनाए हैं, जब मैं प्रोग्रामर को बोलूंगा बॉस आपको इन फंक्शन को यूज करना है, तो वो केवल इनको यूज करेगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा और एटीएम वर्किंग करने लगेगा। नो वन कैन नो दैट कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो फंक्शनैलिटी को हाइड करके रिप्रेजेंट करना, फंक्शनैलिटी को हाइड करके रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड हाइडिंग। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। किसी भी डेटा को बैकग्राउंड के डिटेल जाने बिना यूज करना क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? एक और देखो आप, मतलब मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समय देना पड़ेगा आपको। इसका हर एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? देखो मैं आपको एक और, मतलब अगर इस अप्रोच को समझना है ना आपको, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को समझना है तो आप अपने आप को 3 अलग अलग रोल में रख के देखो आपको समझ में आएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक रोल होता है डेवलपर का, डेवलपर।
एक रोल होता है प्रोग्रामर का, एक रोल होता है प्रोग्रामर का, और एक रोल होता है यूजर का। यूजर मतलब एंड यूजर। एंड यूजर समझते हैं कौन होता है? एंड यूजर मतलब जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, वो एंड यूजर है। अगर आपको समझना ना, समझ, आप देखो, आप एज अ डेवलपर आपको क्या मिलती है, मतलब डेवलपर आपको क्या देता है? लैंग्वेज। डेवलपर ने आपको लैंग्वेज दी। जैसे यदि मैं सोचूं कि बॉस आई एम ए डेवलपर, अगर मैं डेवलपर हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको क्लास बना के दूंगा एटीएम नाम की। सुनना ध्यान से, इस एटीएम क्लास में मैं आपको क्या दूंगा? इस एटीएम क्लास में मैं आपको फंक्शन बना के दूंगा। मतलब ये मेरा लुकआउट है, डिपॉजिट नाम का फंक्शन, ठीक है, इसमें मैंने डिपॉजिट का कोड लिखा हुआ है। विड्रॉल नाम का फंक्शन, इसमें मैंने विड्रॉल का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। पिन चेंज नाम का फंक्शन, इसमें मैंने पिन चेंज का कोड लिखा हुआ है। ये सारे फंक्शन, मेथड, सॉरी नाउ इट्स अ मेथड बिकॉज इट इज अ क्लास। सुनना ध्यान से बेटा, समझना है, चॉइस नहीं है, समझना पड़ेगा, हर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में जाके यही काम करना है हमें। क्लास बनानी है, ऑब्जेक्ट बनाने हैं, मेथड बनानी है, फंक्शन बनाने हैं, तो इसलिए समझना पड़ेगा। ओके, तो यदि आपने क्लास बनाई है तो इस क्लास, बीइंग अ डेवलपर, मैंने क्या किया? मैंने ये पूरी क्लास बना दी। अब जो प्रोग्रामर होता है ना, मतलब उसको क्या चाहिए? रेडीमेड फंक्शंस। अब मान लो एक प्रोग्रामर है जो एटीएम की एप्लीकेशन बना रहा है, तो उसको क्या करना है? ये यूजर, सुनो, ये मेथड है, सुनना किसका क्या रोल है आपको समझना। ये मेथड है और वो एंड यूजर है। ये पूरी कोडिंग मान लो थोड़ी देर के लिए पाइथन में लिखी गई है, मान लो ये पाइथन में कोड लिखा है, तो यूजर को एटीएम को ऑपरेट करने के लिए पाइथन आना जरूरी है, क्योंकि पूरी कोडिंग तो पाइथन में लिखी ना। डिपॉजिट करना है, उसको पैसा विड्रॉ करना है, उसको अगर पिन चेंज करना है तो उसको पाइथन आना जरूरी है। बिना पाइथन के वो काम कैसे करेगा? अरे समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ये जो प्रोग्रामर होते हैं बीच में, ये क्या करते हैं? ये इन क्लासेस के इन मेथड को यूज करेंगे और यूजर को, मतलब एक ऐसी कोडिंग लिखेंगे जिससे यूजर के सामने एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट आ जाए। वो उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट देंगे जहां ऐसे बटन होंगे, डिपॉजिट, विड्रॉल, ठीक है, पिन चेंज, ऐसे बटन होंगे, सेविंग, करेंट, जो भी ऑप्शंस है, ये दिस आर द बटन्स। ये बटन बनाने के लिए जो कोडिंग की गई है, इसको क्या बोलते हैं? जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये यूजर ने क्या किया? प्रोग्रामर ने क्या किया? प्रोग्रामर ने एक लैंग्वेज सीखी, पाइथन उसने सीखी, और ऐसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना दिया। हम भी बनाएंगे, डोंट वरी। सुनना ध्यान से बच्चे। और अब इस डिपॉजिट के क्लिक करने पर पैसा डिपॉजिट होना चाहिए, तो इसने क्या किया? यहां पर इस बटन, इस डिपॉजिट नाम के बटन पे क्या कोड लिखा है? इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ये डिपॉजिट फंक्शन कॉल कर लिया। नो डाउट ऐसे कॉल नहीं होगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट बना लिया ए, ये डिपॉजिट फंक्शन कॉल कर लिया। तो जब ये डिपॉजिट फंक्शन कॉल हुआ तो यूजर जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा, बटन वाला कोड चलेगा क्लिक, और इस क्लिक बटन पे ये वाला कोड चल जाएगा। लेकिन जब डेवलपर ने आपको ये क्लास दी तो उसने पूरी कोडिंग हाइड करके दी। उसने कहा देयर इज अ क्लास जिसका केवल आप ऑब्जेक्ट बनाओ, और ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, मतलब यदि आपको क्लास यूज करना है, आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओ, ए इक्वल टू एटीएम पढ़ेंगे अभी, और इसको यूज कर लो, दैट्स इट। अरे मत दिमाग लगाओ भी ऑब्जेक्ट क्या बना। कहने का मतलब यह है आपको कोई टेंशन नहीं है कि इसमें क्या कोड लिखा हुआ है, आप तो केवल फंक्शन को यूज करो, और यूजर को कोई टेंशन नहीं है, उसको केवल इस बटन पे क्लिक करना है। जो यूजर है उसके लिए ये सब हाइडेड है, उसको जितने काम की चीजें उतनी देखना है। डेवलपर के लिए, प्रोग्रामर के लिए ये सब हाइडेड है, उसको केवल ये पता है एक फंक्शन है जिसके कॉल करने पर डिपॉजिट वाला कोड चल जाएगा। समझ में आ रही है बात? अरे इससे बहुत सारे फंक्शन अभी मैंने आपको बताया। सॉर्ट फंक्शन, कॉल करो डेटा सॉर्ट हो जाएगा। अपर केस, कॉल करो डेटा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग अपर करना है, अपर, लोअर, सॉर्ट, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़े हैं जो डेवलपर ने आपको दिए हैं। तो एज ए डेवलपर हमेशा आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे काम करोगे तो एज ए डेवलपर आप अपना कोड कहां रखोगे? क्लास में, जो पूरी तरह से हाइडेड है, और यूज करने वाला केवल क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा, मेथड को कॉल करेगा। यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। तो प्रोग्रामर
एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे काम कर रहा है उस डेटा के लिए जो डेवलपर ने हाइड करके दिया है, और जो प्रोग्रामर ने कोडिंग करी है इसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे यूज करता है एंड यूजर। एंड यूजर के लिए ये सब हाइडेड है, उसको केवल अपने काम की चीज से मतलब है। यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल, यूज द थिंग विदाउट नोइंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल। तो इसीलिए तो बोलते हैं सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है तीनों में। सोच के देखो क्या बनना है आपको, यूजर ही रहना है, प्रोग्रामर या डेवलपर। ऑब्वियसली बात है, आप बोलोगे सर डेवलपर बनना है, यस ही इज द पर्सन जो पूरा कोड लिखता है। प्रोग्रामर का काम तो क्या है, जो डेवलपर ने दिया है उसको यूज करके सॉफ्टवेयर बना के देना, दैट्स इट। लेकिन जो एक्चुअल दिमाग लगाता है वो ये होते हैं। तभी तो हम बोलते हैं पाइथन के डेवलपर, जावा के डेवलपर। कभी सुना आपने कि पाइथन के प्रोग्रामर जुडो वैन रोसम थे? डेवलपर वर्ड यूज होता है ना, क्योंकि डेवलपर ही है जो एक्चुअल ये काम करता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि व्हाट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में डेटा हाइडिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा, चलिए तो यहां तक अभी हमने जो बात की वो बात की हमने डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगेन, एंड दैट इज व्हाट, इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पे। व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनहेरिटेंस को यूज करेंगे। तो आप देखिए, अगर इनहेरिटेंस वर्ड को भी अगर आप देखें तो इनहेरिटेंस वर्ड भी एक वर्ड से बना है, दैट इज व्हाट, हेरिट, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी, है ना। कई बार हम एक वर्ड यूज करते हैं कि बॉस ये हेरिडिटी इशू है। हेरिडिटी मतलब जैसा होता है ना फैमिली में अपन बोलते हैं यार ये हेरिडिटी प्रॉब्लम है। हेरिडिटी मतलब जो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक, मतलब जो चली आ रही है, मतलब दादा से पापा में, पापा से बेटे में, बेटे से बेटे में। दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, हेरिडिटी प्रॉब्लम जो रीयूजेबिलिटी हो रही है, राइट। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली रीयूजेबिलिटी। और ये समझना, मतलब मैं अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में किसी कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी देता हूं तो वो है इनहेरिटेंस, नो डाउट। मतलब सारे ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसको बोलते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की रिचनेस बढ़ती है, और वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या कर रहा है, एक्चुअली इन रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा है। वो कैसे करेगा, क्या करेगा, वो सब अभी हम प्रोग्रामिंग अप्रोच से बात करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन ये है सर, इनहेरिटेंस से रीयूजेबिलिटी हुई, तो रीयूजेबिलिटी से हुआ क्या। एक्चुअली रीयूजेबिलिटी आपकी क्लास की रिचनेस को बढ़ा देती है। जब हम रीयूजेबिलिटी की बात करते हैं तो रीयूजेबिलिटी एक्चुअली रिचनेस को इंक्रीज कर देती है। इनहेरिटेंस एक्चुअली क्या करता है, क्लास की रिचनेस को बढ़ा देता है। अब क्लास की रिचनेस को इनहेरिटेंस बढ़ा देता है, इसका एग्जांपल क्या है। तो आप देखो, एक अगर बात सुने आप, यदि मैं आपसे बोलता हूं कि बॉस ये एक पर्सन है, सपोज, है ना, नाम सुना होगा आपने, बिग बी, सबने नाम सुना है, बिग बी मतलब अमिताभ बच्चन, राइट। तो अमिताभ बच्चन जी ने जो अपनी लाइफ में अचीव किया वो इनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, इनके अपने मेथड थी, इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। मतलब इन्होंने जो लाइफ में अचीव किया वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। लेकिन जब इनके भाई साहब आए, मतलब अभिषेक बच्चन जी, तो अभिषेक बच्चन जी को जाना ही इंडस्ट्री में इसलिए जाता है क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के लड़के हैं। नो डाउट इनके अपने अचीवमेंट्स हैं, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टी जब अभिषेक बच्चन जी ने एक भी पिक्चर नहीं करी थी तब भी ये इंडस्ट्री में वेल नोन थे। क्यों? क्योंकि ये अमिताभ बच्चन के बेटे के नाम से जाने जाते हैं। तो क्या किया इन्होंने, जब इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, रीयूज किया, तो ऑटोमेटिकली इनकी रिचनेस बढ़ गई, ऑटोमेटिकली रिच हो गए, राइट। और फिर इन्होंने शादी कर ली ऐश्वर्या राय जी से, है ना, समझना, ऐश्वर्या राय से। अब जब ऐश्वर्या राय से शादी की तो इनकी जो बेटी है, क्या नाम है, बिल्कुल आपको भी पता होगा, आराध्या। अब आराध्या बच्चन जो है, आप मुझे बताएं कि मैक्सिमम पीपल नोज द नेम ऑफ आराध्या बच्चन। अगर मैं किसी क्लास में किसी बच्चे से पूछता हूं ना, चलिए अब आपसे पूछता हूं कि बॉस
अपने घर के 10 घर छोड़ के एक बच्ची रहती है, उसका नाम बताओ तो आपको नाम याद नहीं होगा, लेकिन आराध्या बच्चन का नाम सबको पता है। रीजन, आप मुझे इनका कोई अचीवमेंट बताएं कि इनको कोई मूवी में टॉप रोल प्ले किया इन्होंने। अरे बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी बच्ची है, राइट। लेकिन वेल नोन क्यों है? क्योंकि जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की है वो इसको इनहेरिट किया है। मतलब आराध्या बच्चन ने प्रॉपर्टी इनहेरिट की अभिषेक बच्चन की, जो अपने आप में एक वेल नोन पर्सनालिटी है। पोती है अमिताभ बच्चन की, जो अपने आप में टॉप मोस्ट पर्सनालिटी है। मम्मी है ऐश्वर्या राय, जो अपने आप में एक टॉप मोस्ट पर्सनालिटी है। तो जब इतनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया आराध्या बच्चन ने, तो ऑटोमेटिकली इसकी रिचनेस बढ़ गई, कि इनकी रिचनेस अपने आप बढ़ गई। लोग जानते हैं तैमूर, है ना, नाम सुना होगा आपने अभी, सैफ अली खान का बेटा, करीना कपूर का बेटा तैमूर। क्यों फेमस है? क्योंकि वो बेटा है सैफ अली खान का, क्योंकि वो बेटा है करीना कपूर का। तो रीजन क्या है? जब प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी अपने आप रिच हो जाती है। अब जो ये अचीव करेंगे वो इनकी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ऑलरेडी जिस प्रॉपर्टी को लेकर इनहेरिट हुई है उससे रिचनेस तो ऑटोमेटिक बढ़ गई ना। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं किसी के पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूं, ये केवल एक एग्जाम्पल है, तो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए यहां पर कोट किया गया है, राइट। तो समझना कि इनहेरिटेंस एक्चुअली क्या करता है, प्रॉपर्टी को मतलब रिचनेस को बढ़ा देता है। और यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का की कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस, रिचनेस, राइट। अब यहां पर अगर बात करें तो सर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एग्जांपल आपने रियल वर्ल्ड समझा दिया, रिचनेस बढ़ी, लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसको कैसे यूज करेगी? तो देखो आप, मैंने आपको क्या बोला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सारी क्लासेस हैं, सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो आप देखो एक एग्जांपल, मैं फिर से एक मोबाइल एप्लीकेशन का एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक कंपनी ने एक मोबाइल लॉन्च किया जिसकी सीरीज है A101, है ना, अलग अलग मोबाइल कंपनी में आता है ना, सैमसंग A101 तो भी है, वॉट एवर, आई डोंट कमेंट एनी नेम। अब ये क्लास में जब ये क्लास बनी, A101 नाम की जब क्लास बनाई या A नाम की क्लास बनी, कंपनी ने लॉन्च की, तो इसमें इन्होंने बहुत सारे फीचर दिए। कॉलिंग का फीचर दिया, मोबाइल कॉल रिसीव करने का फीचर दिया, ये सब क्या है, मेथड, प्रॉपर्टी दी, ठीक है, कि कॉलिंग रिसीविंग मेथड, मैसेजिंग की प्रॉपर्टी दी, ओके। ये सारी मेथड इन्होंने बनाई, है ना, दे डिफाइन दिस मेथड, राइट। समझना, मतलब एक क्लास, अभी नो डाउट क्लास कैसे बनेगी, क्या बनेगी हम देखते हैं, लेकिन एक मेथड डिफाइन करी कॉलिंग। इस कॉलिंग में इन्होंने सारे फीचर कॉलिंग के रखे। एक मेथड डिफाइन करी रिसीव, इसमें सारे फीचर इन्होंने रिसीविंग के रखे। एक मेथड डिफाइन करी इन्होंने मैसेजिंग, इन्होंने सारे फीचर मैसेजिंग के रखे, राइट। अब ये क्लास बन गई। देखो आप, जो बात फंक्शन पर एप्लीकेबल, मतलब जो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दे डोंट अचीव दिस कॉन्सेप्ट। अब अगर मान लो यही कंपनी, और भी फीचर है, राइट, यही कंपनी अपना अगला मोबाइल लॉन्च करना चाह रही है A1 के नाम से। अब इस A1 में इनको मैक्सिमम फीचर रिक्वायर्ड है इसी क्लास के, ठीक है। इसमें और फीचर डालेंगे, इंटरनेट के फीचर्स को ऐड करना है, ठीक है। इसमें मान लो और भी, मतलब देयर आर लॉट ऑफ फीचर, मान लो मल्टीटास्किंग को अचीव करना है, मतलब ऐसे बहुत सारे फीचर इनको देना है और भी। लेकिन जो बेसिक फीचर है वो तो इनको चाहिए ना। तो व्हाट दिस अप्रोच सेज दैट आप A1 को A से इनहेरिट कर लो, एक्सटेंड योर क्लास A1 विथ A। तो जब ये A1 क्लास A से एक्सटेंड हुई, एक्सटेंड मतलब इनहेरिट हुई, तो ऑटोमेटिकली इसकी सारे मेंबर अब इसके भी मेंबर बन चुके हैं। मतलब अब इस A1 में केवल 2 ही मेथड नहीं है, दिस A1 कंटेंट 5 मेथड्स। अगर हम 3 इसकी बात कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट होके क्लास A1 में आ गए। मतलब नाउ आई एम यूजिंग दिस ऑल मेथडोलॉजी फॉर A1 ऑल्सो। सी द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, यह है रियूजेबिलिटी। दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, कि जब यदि क्लास A1 में ये आई तो आप सोचो ना, क्लास A1 की रिचनेस बढ़ गई, 2 मेथड लगी थी, मेथड मिल गई 5। इसके बाद जो क्लास बनेगी वो A1 की प्रॉपर्टी को रीयूज करेगी, उसके बाद जो क्लास बनेगी वो A2 की प्रॉपर्टी को यूज करेगी, और ये डेवलपमेंट चलता रहेगा। तो नई मेहनत मुझे केवल कुछ चीजों के लिए करना है। आई डोंट राइट द कोड अगेन एंड अगेन, मुझे बार बार कोड नहीं लिखना है। मैं एक बार कोड लिखूंगा एंड आई कैन रीयूज दिस कोड इन एवरीवेयर। दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। समझो बात को आप जरा, कि क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इतना सक्सेस है। उसका सबसे बड़ा रीजन है ये इनहेरिटेंस।
एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो इनहेरिटेंस जो है, हमने क्या बोला, दैट इंक्रीज द रिचनेस ऑफ द क्लास। इनहेरिटेंस क्या करता है, क्लास की रिचनेस को बढ़ा देता है रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ। कि यदि आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करना है, जैसे फिर से आप देखो वही लोन एप्लीकेशन, कि यदि मान लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन है, तो मैंने एक क्लास बनाई, दिस क्लास सपोज फॉर होम लोन। ठीक है, अब मैं क्लास बनाऊंगा होम लोन के नाम से। मैंने एक क्लास बनाई सपोज गोल्ड लोन, ये गोल्ड लोन नाम की क्लास बना ली। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाई सपोज क्लास पर्सनल लोन। ऐसे बहुत सारी अलग अलग लोन के लिए आपने क्लासेस बना ली। बट इफ दिस क्लासेस रिक्वायर्ड अ कॉमन प्रॉपर्टी, क्योंकि हर लोन की कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, कुछ फॉर्मेलिटी आपको हर टाइप के लोन के लिए करनी पड़ती है। आपको आपका आधार कार्ड, आपको आपका बैंक डिटेल, सब कुछ, मतलब बहुत, देयर आर सो मेनी कॉमन प्रॉपर्टी। तो मैं उन सारी कॉमन प्रॉपर्टी की क्लास बना लूंगा। ठीक है, क्लास फॉर कॉमन डेटा। अब ये जो क्लास कॉमन डेटा है, इसकी फंक्शनैलिटी मैं इसको भी दे दूंगा, इस क्लास को भी दे दूंगा और इस क्लास को भी दे दूंगा। तो जब ये सारी क्लासेस इस कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करेंगी, तो यहां मुझे दोबारा उनको लिखने की जरूरत नहीं है ना। आई कैन रीयूज दिस कॉमन डेटा फॉर ऑल दिस क्लासेस, एंड दैट इज व्हाट रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कहलाती है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम बहुत आसानी से अभी अचीव करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। समझ पा रहे हैं आप बात को? ठीक, लेकिन जब हम इस इनहेरिटेंस के टाइप की बात करते हैं कि सर ऐसा कितने तरीके से पॉसिबल है, अभी आपने दो अलग अलग एग्जांपल दिए जहां मल्टीपल क्लासेस एक क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। एक एग्जांपल आपने दिया जहां पर एक क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। ओके, तो ये जो इनहेरिटेंस होते हैं ये मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जो है वो मल्टीपल टाइप से हम अचीव करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सेकंड इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक एक करके समझते हैं इनको, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। थर्ड इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। फोर्थ इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस, एंड वन इज कॉल्ड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। अब ये है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की जब भी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनहेरिटेंस को यूज करती है, सो देयर आर डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से वो इनहेरिटेंस को यूज करती है। अभी हम पाइथन में बात करने वाले इंटरफेस के बारे में, यहां पर हम बात करने वाले एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, एंड दिस ऑल अप्रोच इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस। ठीक है, हम पाइथन को बोलते हैं इट इज बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जावा के बारे में तो ये बोला जाता है द स्ट्रक्चर ऑफ जावा इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस। जब जावा पढ़ी जाती है तो इनहेरिटेंस के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ही जावा का इनहेरिटेंस बेस्ड है। क्लासेस से क्लासेस इनहेरिट हुई हैं, क्लासेस से क्लासेस इनहेरिट हुई हैं, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इनहेरिटेंस पे बात करता है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं। अब अगर इन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें, सो लेट्स सी वन बाय वन हम बात करते हैं। व्हाट इज सिंगल लेवल, केवल अभी हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये सब कुछ हम प्रोग्रामिंग से अचीव करेंगे। पहला सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या बोलता है, व्हेन अ क्लास ए एंड देयर इज अनदर क्लास बी, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। अब इनहेरिटेंस अगर केवल इन दोनों के बीच में हो रहा है, दिस क्लास बी मतलब ये सिंटेक्स लिख रहा हूं मैं कि पाइथन में इनहेरिटेंस हम सिंपल ऐसा करते हैं, क्लास बना के पैरेंथेसिस में क्लास का नाम लिख देते हैं, राइट। तो पहले तो ये समझना, नो डाउट, पहली बात आप दिमाग में क्लियर रखना, इनहेरिटेंस हमेशा क्लास का क्लास के साथ होता है, या इंटरफेस, जो भी एक नया वर्ड है हमारे लिए, या तो क्लास होगी या इंटरफेस होगा। कभी भी फंक्शन से फंक्शन इनहेरिट नहीं होता है। कहने का मतलब ये, अगर हम फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो सर अगर मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया ए के नाम से, मान लो इसमें कोड लिखा हुआ है, और एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने बी के नाम से, तो क्या मैं बी को ए से इनहेरिट कर सकता हूं? अरे नहीं, फंक्शन है ये, इट इज अ फंक्शन। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फंक्शन बी इनहेरिटेड बाय फंक्शन ए, कि फंक्शन बी जो है उसमें ए की फंक्शनैलिटी आ गई, ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा इनहेरिटेंस किसका किसके साथ होगा, क्लास के क्लास के साथ। हाँ, क्लास में क्या होंगी, मेथड, तो वो मेथड इसमें भी मेंबर में आ जाएंगे,
लेकिन आप ये सोच रहे हो कि ये कोड एज इट इज रीयूज हो जाए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो ना अप्रोच को? फंक्शन फंक्शन से इनहेरिट नहीं होता है, या वेरिएबल वेरिएबल से इनहेरिट नहीं होता है, हमेशा इनहेरिटेंस होता है क्लास का क्लास के साथ, या इंटरफेस का इंटरफेस के साथ, या क्लास का इंटरफेस के साथ। ओके, तो अगर मान लो इनहेरिटेंस इस तरीके से हो रहा है जहां पर एक क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो पहले तो ये समझते हैं, नो डाउट ये भी क्लास हमारे लिए नया वर्ड है, लेकिन समझो जो क्लास इनहेरिट करती है, मतलब अलग अलग नाम से इनको हम जानते हैं, जो क्लास इनहेरिट करती है उसको बेस क्लास बोलते हैं, और जो क्लास इनहेरिट होती है उसको डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बेस क्लास एंड दिस वन इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। ये बेस क्लास है, ये डिराइव्ड क्लास है। जो इनहेरिट कर रही है वो बेस क्लास है, जो हो रही है वो डिराइव्ड क्लास है। द क्लास वो परफॉर्म्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड बेस क्लास एंड द क्लास विच इज इनहेरिटेड बाय बेस क्लास इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। इसी को हम सुपर क्लास भी बोलेंगे और सब क्लास भी बोलेंगे, मतलब या तो सुपर सब या बेस डिराइव्ड, या इसी को बोला जाता है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास। मतलब कोई भी रिलेशनशिप आप देख सकते हो, सुपर सब रिलेशनशिप, और वी कैन से दैट इट इज बेस डिराइव्ड, और वी कैन से दैट इट इज पेरेंट चाइल्ड। कोई भी एक वर्ड, जनरली हम सुपर सब को भी यूज करते हैं, हम बेस क्लास डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। लेकिन अगर इनहेरिटेंस केवल इन दो क्लासेस के बीच में हो रहा है, मतलब अब यदि मैंने ये बोल दिया कि इसके आगे और कोई फर्दर इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, दिस क्लास बी इनहेरिटेड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए, ये क्लास ए की प्रॉपर्टी को यूज करके इनहेरिट की हुई क्लास है, बट इसका आगे फर्दर अब इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आगे मुझे इनहेरिटेंस करना भी नहीं है। तो अगर दो क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस होता है तो ये कहलाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। दिस इज कॉल्ड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, और जब आगे अप्रोच की बात करेंगे कि एक ऐसी क्लास जिसका और आगे फर्दर इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, या एक ऐसी क्लास जिसकी और कोई चाइल्ड क्लास नहीं हो सकती, इस तरीके की क्लासेस को हम बोलते हैं फाइनल क्लास। फाइनल मतलब कि बॉस अगर ये क्लास फाइनल है, सो दैट दिस क्लास विल नॉट परफॉर्म एनी फर्दर इनहेरिटेंस, और अगर ये एक लेवल पर है तो ये कहलाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन यदि एक इनहेरिटेंस ऐसा है जहां पर क्लास से इनहेरिट हो रही है, एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही है, दूसरी तीसरी क्लास से इनहेरिट हो रही है, एंड दिस इनहेरिटेंस इज कंटिन्यू, मतलब दिस इज अ क्लास ए, ये क्लास ए है, क्लास ए से इनहेरिट हुई क्लास बी, क्लास बी से इनहेरिट हुई क्लास सी, और ये फर्दर इनहेरिटेंस चलता रहेगा, ये कभी भी नहीं रुकेगा। क्लास डी, ये दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वेयर क्लास बी एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए, मतलब जब मैंने क्लास बी को बनाया तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, क्लास बी ए, क्लास सी बी, क्लास डी सी, और कंटिन्यू। ये कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल। ये मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल समझ रहे ना? जब इनहेरिटेंस सिंगल लेवल को क्रॉस कर गया, फिर वो 3 हो या 4 हो, मतलब 3 लेवल 4 लेवल 2 लेवल नहीं होता है। सिंगल लेवल मतलब जहां अप्रोच केवल 2 की बात हो रही है, दिस इज कॉल्ड सिंगल लेवल। अगर ये 2 हैं तो, और अगर इनहेरिटेंस 2 को आगे क्रॉस कर गया, 3 4, मतलब इनहेरिटेंस कंटिन्यूसली चले आ रहा है। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया ना, एक मोबाइल प्रीवियस मोबाइल की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, वो मोबाइल प्रीवियस क्लासेस की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, एंड दैट इनहेरिटेंस इज कंटिन्यू। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हर पुरानी क्लासेस को यूज कर रहा है, और नो डाउट नई क्लासेस बन रही हैं, बट विद द यूज ऑफ प्रीवियस वन। तो इस तरीके का जो इनहेरिटेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो अभी हम प्रोग्रामिंग अप्रोच में देखेंगे कि हाउ टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन पाइथन। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं यहां पे, अभी तक हमने क्या देखा? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की बात की, मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात की, सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात की, लेकिन अब हम बात करते हैं मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या? व्हेन अ सिंगल क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल क्लासेस, ये कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ध्यान से सुनना, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब व्हेन अ सिंगल क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल क्लासेस। ठीक, मान लो ये क्लास है
एंड दिस क्लास रिक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए ऑल्सो। क्लास ए की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, क्लास बी की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, क्लास सी, मतलब मल्टीपल क्लासेस हैं, बट ऑल दिस क्लासेस इज हैविंग देयर ओन प्रॉपर्टी। और Z में इसकी भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसकी भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसकी भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। सो व्हेन अ सिंगल क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन क्लासेस, ओके, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये कहलाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। आई बात समझ में? क्लियर है? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब जब भी हम कोई ऐसा इनहेरिटेंस करेंगे जहां में एक क्लास में एक से ज्यादा क्लासेस की प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है हायरार्चिकल, जस्ट इसका अपोजिट। हायरार्चिकल को हम ट्री स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस भी कहते हैं। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड ट्री स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस। ट्री स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस मतलब क्या? जब एक क्लास की प्रॉपर्टी मल्टीपल क्लासेस में यूज हो रही है। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको लोन का एग्जांपल दिया था, है ना, कि लोन का मान लो एक क्लास है, दिस इज क्लास Z, जस्ट अपोजिट ऑफ मल्टीपल। ये कौन सा है? हायरार्चिकल। ठीक है, ये क्लास Z, क्लास A भी इसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रही है, क्लास B भी इसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रही है, क्लास C भी इसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रही है। फिर मैंने मल्टीपल क्लासेस बनाई जो इसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रही है, फिर मैंने कुछ क्लासेस बनाई जो इसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रही है। एंड सिमिलरली यहां पे आप देखो, तो ये जो इनहेरिटेंस है जहां पर एक क्लास की प्रॉपर्टी सेकेंड लेवल पे यूज हो रही है, उस क्लास की प्रॉपर्टी थर्ड लेवल पे यूज हो रही है, दिस क्लास यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ बी एंड सो ऑन। तो ये तो इनहेरिटेंस है, इसको बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, या इसी को बोला जाता है ट्री स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस। ट्री स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस भी कहते हैं बिकॉज इट जस्ट लाइक अ ट्री, एक रूट, उसकी ब्रांचेस, फिर रूट, फिर ब्रांचेस, फिर ब्रांचेस, फिर ब्रांचेस, सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड ट्री स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस, और यू कैन से दैट हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्चिकल, समझ में आ रहा है आपको? व्हाट इज दिस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंसेस? ये कौन कौन से टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हम देख रहे हैं, और ये सब अभी हम कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, लेकिन अब इसके बाद आता है नेक्स्ट वन, हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब क्या? हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब क्या? अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस, है ना। हाइब्रिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस। क्या लिखते हैं हम? कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड। ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू इनहेरिटेंस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे आप देखो, यदि सपोज अगर मैं भी आपसे पूछूं, ये क्लास ए है, इससे इनहेरिट हुई क्लास बी, और इससे इनहेरिट हुई क्लास सी, ठीक है। बट ये कौन सा इनहेरिटेंस है हमारा? एनीवन? मल्टी लेवल, है ना, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। बट दिस क्लास सी ऑल्सो एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास जेड। ये क्लास सी क्लास जेड की प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर रही है। तो इतना अगर मैं देखूं तो ये मुझे दिख रहा है मल्टी लेवल, ठीक है। और इसको अगर मैं देखूं, इसको, तो ये मुझे दिख रहा है विच वन? अ सिंगल क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन क्लासेस, मल्टीपल। तो ये जो है, ये आप देखो, ये सिंगल लेवल है, और सॉरी, ये जो है ये मल्टी लेवल है ना। ये जो अप्रोच चल रही है ये वाली, दिस इज मल्टी लेवल, एंड दिस वन, ये जो है ये है मल्टीपल, ये है मल्टीपल। So the combination of multi-level and multiple inheritance is called hybrid inheritance. ये कहलाएगा hybrid inheritance.
हाइब्रिड मतलब कभी भी कोई दो इनहेरिटेंस अगर कंबाइंड हो जाते हैं तो ये हाइब्रिड का फॉर्म ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ऐसा ही एक इनहेरिटेंस देखो आप, सपोज अगर ये क्लास है ए, दिस इज अ क्लास ए, इस क्लास ए से इनहेरिट हुई क्लास बी और क्लास सी, क्लास बी एंड दिस इज क्लास सी, और इस क्लास बी और सी से इनहेरिट हुई क्लास डी, सी दिस वन, क्लास डी। ओके, तो यदि आप इसको देखें, दिस वन, यदि आप इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा दिस इज व्हाट, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, और यदि आप इसको देखोगे तो आपको ये दिखेगा दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस अगेन। समझ भाई बात? तो कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या है, मल्टी लेवल और मल्टीपल का कॉम्बिनेशन, दिस वन, ये इधर है ना, और ये क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्चिकल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जब दो इनहेरिटेंस कंबाइंड हो गए तो ये किसका फॉर्म ले लेंगे, ये भी एग्जांपल है हाइब्रिड का और ये भी एग्जांपल है हाइब्रिड का। एक्चुअली इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म में डायमंड प्रॉब्लम भी कहा जाता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डायमंड प्रॉब्लम, डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है? तो ये है डायमंड प्रॉब्लम, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि डायमंड प्रॉब्लम क्या है और कैसे रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि क्या होता है, डायमंड प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये वाला इनहेरिटेंस होता है तो इस क्लास ए की मल्टीपल कॉपी क्लास डी में पहुंचती है, बाय दिस साइड आल्सो एंड बाय दिस साइड आल्सो, तो इट क्रिएट्स अ मल्टीपल कॉपी। तो ये एरर शो करता है, एम्बिग्यूटी एरर, डुप्लीकेसी एरर। तो इसीलिए इस अप्रोच को डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हैं। और इसका सॉल्यूशन भी है जो हम आगे बात करेंगे। C++ में है तो वर्चुअल क्लास सॉल्यूशन है। ओके, तो बात करेंगे पाइथन में भी इसके बारे में। सो कॉन्सेप्ट अभी समझो आप, प्रोग्रामिंग तो खैर छोड़ दो। तो सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड और हायरार्चिकल, सारे इनहेरिटेंस आपको समझ में आए। सिंगल लेवल क्या है, जब एक लेवल पे इनहेरिटेंस हो रहा है। मल्टी लेवल, जब इनहेरिटेंस एक को क्रॉस कर गया, 2, 3, 4। मल्टीपल, व्हेन अ सिंगल क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन क्लासेस। हायरार्चिकल, व्हेन मल्टीपल क्लासेस एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल क्लासेस, राइट। एंड हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनहेरिटेंस, एनी टू इनहेरिटेंस, कोई भी दो इनहेरिटेंस अगर कंबाइंड हो गए हैं तो वो हाइब्रिड का फॉर्म ले लेता है। तो दीज आर व्हाट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो हमने बात की, ये हमने बात की टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं, सिंगल लेवल। और इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इनहेरिटेंस इंटरव्यू रूम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो अब इसको एक सिंपल टेबल से अगर हम समझ लें, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, हायरार्चिकल एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड। ठीक है, ये अपने इनहेरिटेंस के टाइप है। दिस आर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, सिंगल लेवल ये है, मतलब एट द एंड अगर हम क्रश पे आए तो ये सिंगल लेवल है, क्लास बी, ठीक। मल्टी लेवल, क्लास ए से इनहेरिटेंस क्लास बी का, क्लास बी से इनहेरिटेंस क्लास सी का, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टीपल क्या पढ़ा था अभी हमने, व्हेन अ सिंगल क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन क्लासेस। छोटे छोटे बना देता हूँ डब्बे, ये दिस इज ए बी सी एंड दिस इज क्लास जेड। ये सब भी क्लास ही है ना, दिस इज क्लास, ये क्लास, ये क्लास। ओके, so when a single class acquire the property of more than one classes, this is called multiple. Hierarchical inheritance, just opposite of this, when multiple classes acquire the property of single class, this one, then again this class, then again this class. तो ये है hierarchical। और hybrid combination of any two inheritance। तो एक को मैं यहाँ बना देता हूँ ये, और यहाँ पे एक क्लास ये भी है, ठीक है। ये ए बी सी और ये जेड, ये ए से बी सी
DEF, केवल एक फाइनल अप्रोच के आपको समझ में आ जाए। और हाइब्रिड का एक एग्जांपल और भी है, डायमंड प्रॉब्लम वाला, है ना। दिस इज ऑल्सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। A से इनहेरिट B और C, और B और C से इनहेरिट सपोज D। केवल एक फाइनल, जिसको टच बोलते हैं ना, फाइनल टच है ये अपना। तो ये है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। दिस इज व्हाट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक, कि जहां पर हमने सिंगल लेवल की बात की, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्चिकल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। दिस इज व्हाट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस बेसिकली, इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस किस तरीके से यूज में आते हैं। तो अभी जो हमने बात की वो बात की पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, हमने बात की इनकैप्सुलेशन के बारे में, जहां हमने डेटा हाइडिंग एब्स्ट्रैक्शन को समझा, ठीक है, विथ एग्जांपल हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझे। उसके बाद हमने बात की इनहेरिटेंस के बारे में, जहां पर इनहेरिटेंस क्या होता है ये हमने समझा, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हमने बात की, ठीक। अब इसके आगे की जो अप्रोच है अपनी, कि जहां पर हम बात करेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट, इज अ रिलेशन, हैज अ रिलेशन, ये सारी बातें हम करेंगे इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने जो मेजर कॉन्सेप्ट थे पहले उनको समझा। अब अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा क्लास और ऑब्जेक्ट को लेके। व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अ रिलेशन, व्हाट इज हैज अ रिलेशन, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, दैट ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। क्योंकि अब आप समझिए, ये जो था ये थ्योरेटिकल अप्रोच थी, लेकिन क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग अप्रोच पे हम आएंगे। फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट जो हम पार्ट 2 में बात करेंगे वो सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट की करेंगे। पर टिल देन आप इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझें, सो दैट यू कैन गेट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी इजीली, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ सम मोर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तब तक वीडियो को शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप बताइए कि आपको कहाँ इश्यू आ रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझने में। क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट हैव एनी चॉइस, इसको स्किप करने वाली चॉइसें नहीं है आपके पास, समझना ही पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। बिकॉज रेस्ट ऑफ द पाइथन, इवन द टिल एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।